हेलो स्टूडेंट, मैं एमडी सर आपका सगुन फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज में स्टूडेंट हम बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन और बिहार बोर्ड द्वारा लेटेस्ट मॉडल में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस सब को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आप उसको भी अच्छे से देखें, उसमें भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप उस सीरीज को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार भी सेंटअप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो पीछे के जो 2 पार्ट हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन के साथ आए हैं। और इस सीरीज में हम आज 25 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद एक और सीरीज आएगा, वो लास्ट सीरीज रहेगा। और इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। और जब हम एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो सिर्फ हम उसको टिक नहीं करेंगे, उसको कंसेप्ट के साथ देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम क्लियर कर देंगे। और एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो उनसे कई क्वेश्चन निकाल लेंगे। और अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। और इस सीरीज में जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट हुआ था टॉपिक 1 और टॉपिक 2 टेस्ट के नाम से, जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे, उसी को हम 25-25 क्वेश्चन के 4 सेट में, ये 4 वीडियो में हम ला रहे हैं। अगर आप इसको कवर करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो कंसेप्ट होंगे चैप्टर के लगभग कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंसेप्ट भी बताने जा रहे हैं। और कंसेप्ट को खूब अच्छे से समझने के लिए हम इमेज का भी यूज करेंगे ताकि कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप जब वीडियो देखने के लिए बैठे तो साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठे और उसको अच्छे से लिखते जाएं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं जैसे आपको याद रहे। और जब आप इसको देख लें और नोट बना लें तो फिर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद एक बार नोट को अच्छे से पढ़ें, तब जाकर के ये सारा कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो आपको ऑफलाइन क्लास के टॉपिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास किए हैं उनके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा। और ये जो टॉपिक टेस्ट 2 है इसमें कुछ इन टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे आज, और इसके बाद वाले जो पार्ट आएंगे, जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम त्रिज्या अनुपात, रिक्तिका, उनके उपसह संयोजन संख्या, ठोसों में अपूर्णता यानी बिंदु दोष, और उसके उदाहरण, घनत्व और विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, लगभग ये सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है। तो एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है। तो एक बोर मैग्नेट्रॉन कितना के बराबर होता है? 9.27 इंटू 10 टू द पावर 20 10 टू द पावर -24 AM स्क्वायर। यहां पर ये याद रखना है, ए क्या है तो ए एम्पियर है और एम क्या है तो मीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो एक बात ये भी समझना है आपको स्टूडेंट कि कभी कभी क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण पूछ लेता है। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से सूचित करते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है √N इंटू N+2 BM।
Bm का मतलब हुआ बोर मैग्नेट्रॉन। जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब हम यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो हम किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कभी ऐसा बोल दे कि किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करें, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे और यहाँ पर 1 + 2, तो ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 1 × 3 बराबर √3 बराबर √3, और ये निकलेगा रूट से बाहर तो 1.7332, या इतना पर भी हम रोक सकते हैं, Bm यानी बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण होता है, तो ब्रैग समीकरण स्टूडेंट क्या होता है, n लैम्डा 2d sin थीटा। अब इसमें जो क्वेश्चन और बनते हैं वो ये है कि इसमें पूछ लेता है कि ब्रैग समीकरण n लैम्डा 2d sin थीटा में ये लैम्डा क्या है। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है या तरंग लंबाई है, और ये d क्या है, तो d क्रिस्टलों के तलों के बीच की दूरी है। अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें परमाणुओं का एक लेयर हुआ और फिर उसके ऊपर एक लेयर होगा, तो ये जो दो लेयर है परमाणु का, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको ब्रैग नाम का एक वैज्ञानिक दिए थे, इसलिए समीकरण का नाम क्या पड़ा, ब्रैग समीकरण। इसमें दो बात हमको याद रखना है, ब्रैग समीकरण में लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई, और ये डी क्या है, तो डी क्रिस्टलों के तलों के बीच की दूरी है, या कभी कभी क्रिस्टल कभी कभी परावर्तन क्रम भी लिख देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो इसमें कौन प्रतिचुंबकीय है, CO +2 Ni +2 Cu +2 Zn+2। तो प्रतिचुंबकीय कौन कौन होता है ये आपको याद रखना है। तो प्रतिचुंबकीय होता है Zn, दोनों Zn रहे या फिर Zn+2 रहे, क्लियर है, और Cu+ रहे, ये सभी प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और भी है, कुछ Sc+3, और कुछ अणु भी याद रखने जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, H2O, NaCl, और एक और याद रखना है C6H6, इसका नाम क्या है, बेंजीन। बेंजीन ये वाला पूछा जा चुका है, इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसमें कौन प्रतिचुंबकीय होता है। अब इसमें एक दो बात हमको और समझना है कि जो प्रतिचुंबकीय होता है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है उसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो प्रतिचुंबकीय में कभी भी हमसे ये पूछे चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो 0, क्योंकि ये जो अभी थोड़ा देर पहले सूत्र बताए थे, इसमें जब n का मान हम 0 रखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, 0। और इसमें एक बात ये हो गया कि कभी इसमें चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा, 0। और प्रतिचुंबकीय के उदाहरण कौन कौन है, ये सब है, इसके अलावा नहीं पूछेगा। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एक भी प्रतिचुंबकीय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, अच्छा, प्रतिचुंबकीय जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है, और इसके ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कभी पूछे तो वो हो जाएगा कितना, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र है, क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र है। तो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो होता है, किसी क्रिस्टल के घनत्व क्या होते हैं, जैसे कोई क्रिस्टल है SCC, BCC, FCC, ये कोई क्रिस्टल है, तो इसका घनत्व होगा, अगर हमसे पूछा जाए तो घनत्व क्या होगा, Z×m/a³ और Na। अब यहां पर कुछ बात और समझना है। अब ये घनत्व हो गया, अब इसमें कभी कभी ये भी बोल देता है, ध्यान इसमें ये देना है
कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, यहाँ पर Z है परमाणु संख्या और M है द्रव्यमान और A क्या है, तो ये जो इकाई सेल है, किसी क्रिस्टल का इकाई सेल है, उसके किनारे की लंबाई है और यहाँ पर Na क्या है, एवोगाड्रो संख्या है। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू 6.022 भी ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है एवोगाड्रो संख्या। क्लियर है? यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन निकल सकता है कि अगर कोई क्रिस्टल है उसका द्रव्यमान घट जाए, द्रव्यमान अगर घट जाए तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनत्व देखिए, तो घनत्व बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हो गया घनत्व बराबर। अब इसमें हमको ये देखना, जो सामने सामने होता है वो समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर द्रव्यमान बढ़ेगा कभी तो क्या हो जाएगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान अगर घटेगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो ये आगे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ऐसे आएगा कि घनत्व द्रव्यमान, जैसे फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष पर क्वेश्चन आता है कि किसमें घनत्व परिवर्तित होता है, यानी बढ़ जाता है, घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इसी हिसाब से निकालते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। द्रव्यमान अगर बढ़ जाएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अगर घट जाएगा तो घनत्व भी क्या होगा, घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब उस कौन सा दोष उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा इसको अच्छा से समझते हैं। ये कई बार आता है, ये इस बार आपके सेंटअप एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में भी 2021 में आया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान देना है स्टूडेंट। यहाँ क्या होता है, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, माना कि धनायन के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम है, ऋणायन के तौर पर मान सकते हैं क्या, जैसे सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन है, ठीक। तो जैसे ये जो क्रिस्टल है वो हो गया आपका NaCl का क्रिस्टल, धन आयन ऋणायन कैंसिल, ये हो गया NaCl का क्रिस्टल। अब क्या होता है स्टूडेंट, तो जब NaCl क्रिस्टल है, इसको हम सोडियम का वाष्प में डुबाएंगे, क्या करेंगे, ये मान के चलिए ये NaCl का क्रिस्टल है। जब हम इसको सोडियम वाष्प में डुबाएंगे, Na वाष्प में, तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अच्छा, यहां पर पहले से क्या है, कोई ऋणायन था, जैसे यहां पर कोई ऋणायन था। अब क्या करेगा, तो हम मान के चल रहे हैं ये धनायन क्या है, सोडियम, और ऋणायन क्या है, क्लोराइड आयन। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सोडियम वाष्प में जब प्रवाहित करेंगे तो यहां से क्या करेगा, यहां से जो क्लोराइड है, ऋणायन मीन्स क्लोराइड, वो बाहर निकल जाएगा। वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये जगह हो गया खाली, तो इस खाली जगह को क्या करेगा, ये जो जगह खाली हो गया इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके फिल कर देगा। अब देखिए पैटर्न जैसे था वैसे हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अरेंज हो गया। अब यहां पर एक बात क्या समझना है कि ये जो जगह है इसको बोलते हैं F केंद्र। यहां पर F का मतलब होता है फॉर्म केंद्र। ये एक जर्मन भाषा है, इसका अर्थ होता है रंग। फॉर्म का मतलब होता है जर्मन में रंग, तो इसका मतलब हो गया रंग केंद्र। अब ये जो क्रिस्टल है ये रंग प्रदर्शित करने लगेगा जब हम इसको वाष्प में डालेंगे। तो अब समझिए कौन कौन सा क्रिस्टल को हम कौन कौन से वाष्प में डुबाएंगे तो कौन कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया कौन सा, इसका आंसर क्या हो गया, F केंद्र। अब यहां पर ये समझना है स्टूडेंट, जब मान लीजिए NaCl है, इसको जब हम Na वाष्प में डालेंगे, सोडियम वाष्प में डालेंगे, तो F केंद्र तो उत्पन्न होगा ही, इसमें रंग कौन सा होगा, कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा। अच्छा, किसके द्वारा रंग प्रदर्शित होता है, F केंद्र के द्वारा। तो यहां पर कौन सा रंग हो जाएगा, पीला रंग प्रदर्शित होने लगेगा, हल्का पीला, उतना ज्यादा भी नहीं, हल्का पीला। इसी तरह से जब ये लिथियम क्लोराइड है मेरे पास, इसको जब हम लिथियम, इसके ऊपर लिथियम वाष्प प्रवाहित करेंगे, इसके ऊपर जब हम लिथियम वाष्प प्रवाहित करेंगे तो ये हो जाएगा कैसा रंग का, गुलाबी।
और एक और समझिए, ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा। ये एक ये है कि जब मान लीजिए, एक ये है कि ये KCl है, जब पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड पर पोटेशियम वाष्प प्रवाहित कर देंगे तो इस क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैंगनी। कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग का। ये एकदम फटाफट इस तीनों पॉइंट को आप नोट कर लें और याद रखना कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प में प्रवाहित सोडियम क्लोराइड पर सोडियम वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? पीला। क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? पीला। जब लिथियम क्लोराइड को जब लिथियम क्लोराइड पर लिथियम वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। जब पोटेशियम क्लोराइड पर पोटेशियम का वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, आइए समझते हैं अनुचुंबकीय कौन कौन होता है। इससे बाहर नहीं जाएगा कभी भी। अनुचुंबकीय कौन कौन होता है? Cu+2, Fe दोनों, Fe+2 भी और Fe+3 भी, और Cr+3। बस इसको समझिए। अनुचुंबकीय जिसको पैरामैग्नेटिक भी बोला जाता है, कौन अनुचुंबकीय है या कौन पैरामैग्नेटिक है? तो क्या हो जाएगा? ये, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहां पर यह समझना है कि अनुचुंबकीय जो भी होता है उसमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं Cu+2। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d9। अब हम जब इसको हम तोड़ के देखें, जब हम इसको तोड़कर देखेंगे, ये 9 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? ये 3d है, ठीक। इस 9 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करते हैं? कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है कक्षक में, ये उपकक्षा है, डी उपकक्षा के कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, हो गया 5। उसके बाद कितना हुआ? 8 और 1 9। ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये हुआ युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी पदार्थ होता है चुंबकीय, जो भी अनुचुंबकीय होता है उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी पूछता है। हम किससे निकाल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण? इसमें n का मान कितना रखेंगे? 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को n से सूचित किया जाता है, कितना है? 1। तो बस n का मान हम कितना रख देंगे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? √100, 1 × 3 और √3, और ये निकल के क्या होगा? √3 का मान क्या होता है? 1.732। क्लियर है? आइए, जो लिखना है इसमें आपको लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर अनुचुंबकीय कौन है? O2। यहां पर क्वेश्चन में क्या हुआ है? कुछ इधर हो गया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। कौन प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड है? प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड कौन है? ठीक है, तो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो एक होता है अनुचुंबकीय। अच्छा, चुंबकीय जो होता है पदार्थ, ठोस पदार्थ जो होते हैं उसको चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय, और उसके बाद प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो फेरी चुंबकीय जो होता है, अच्छा यहाँ पर पहले हम इसी का बात कर लेते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड जो है, इसका एक ही उदाहरण याद रखना है आपको, ये बस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा, यहां पर अब पूछ ये रहा है,
यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किस जालक में एबी व्यवस्था दर्शाती है? देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछना ये चाह रहा कि जो क्रिस्टल होते हैं, जब हम कणों को ऐसे मान लीजिए अरेंज किए, ठीक, इसको बोलेंगे लेयर ए, सेम यही रिपीट कर दिए तो ये हुआ लेयर ए। और अगर हम कुछ ऐसा करते, इसको यहां रखे और इसको थोड़ा घसका के इसके डीप पॉइंट पर रख देते तो हो जाता बी लेयर, है ना। तो ए बी, जैसे ए लेयर चल रहा, और ए बी लेयर का क्या मतलब हुआ, जैसे ये हुआ लेयर ए, और अगर हम इसको यहां से रखना शुरू कर देते तो ये था लेयर बी, ठीक है। तो ये था लेयर बी, तो ये ए बी अगर फिर यही वाला रिपीट कर दे, ए यही वाला बी, ए बी ए बी, ठीक। और इसी में हम थोड़ा और घसका के रख दें यहां पर, तो ये हो गया एक अलग लेयर सी। तो ये 3 टाइप का होता है। क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था 3 प्रकार से होती है। अब किसमें कौन सा व्यवस्था होता है इसको याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले यूनिट सेल क्या होता है, एससीसी, फिर बीसीसी और एफसीसी, बस खत्म। इसमें कौन सा व्यवस्था होता है, ए कणों की व्यवस्था कैसी होती है, ए प्रकार का। इसमें जो होता है वो ए बी ऐसे चलते रहता है। और इसमें जो होता है वो होता है ए बी सी, ठीक है। और फिर होता है क्या, ए बी सी, यही लेयर रिपीट करते रहता है, ए बी सी, ठीक है। अब हमको पता है कि एफसीसी को ही सीसीपी बोलते हैं, तो कल के सीसीपी में भी अगर हमसे पूछ ले सीसीपी में कणों की व्यवस्था क्या होती है तो यही बताएंगे एबीसी। और बीसीसी में पूछेगा अगर तो हम ये बता देंगे। अच्छा, यही वाला व्यवस्था होता है किसमें, एचसीपी में। तो इससे बाहर अब कुछ बचा ही नहीं है, कभी भी उसको पूछना होगा तो पूछ ले, जो पूछे। तो यहाँ पूछ रहा है एबी व्यवस्था, तो एबी व्यवस्था किसमें होता है, एचसीपी बोले या फिर एचसीपी बोले या बीसीसी बोले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बीसीसी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है एबीसी व्यवस्था, है ना। तो एबीसी व्यवस्था में प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या कितना है, एन है। तो इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, चतुष्फलकीय रिक्तिका या अष्टफलकीय रिक्तिका पूछता है कभी भी। चतुष्फलकीय रिक्तिका कभी भी बोले, कुछ नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 2n। अष्टफलकीय रिक्तिका कभी भी बोले तब हम बोलेंगे क्या, n क्या है, परमाणुओं की संख्या। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। इस बात को डिटेल से पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया जा चुका है, आप इसको देख ले पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अर्धचालक की चालकता होती है, आइए इसको डिटेल से समझ लेते हैं, कभी छूटे ही ना क्वेश्चन। अर्धचालक या चालक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड बना सकता है, आइए उन सब क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। पहले क्या समझना है, देखिए ठोसों को चालकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन, चालकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अब इसकी चालकता के आधार पर कैसे, तो जो भी ठोस पदार्थ होता है उसका चालकता का कोटि कभी भी पूछेगा तो चालकता का कोटि क्या होता है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻20 से 10⁻7 मात्रक पर ओम पर मीटर। अब इसमें हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। 10⁻⁻20 ये पर ओम, 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर से 10⁻7 पर ओम पर मीटर तक किसी ठोस पदार्थ की चालकता होती है। जब अगर किसी ठोस की चालकता 10⁻4 से लेकर 10⁻7 इस बीच में होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, सुचालक। ठीक है, ये पूछता है सुचालक की चालकता क्रम होती है तो
10 का पावर 4 से 10 का पावर 7 के बीच। थोड़ा सा और इसको और पीछे लाते हैं, 10 का पावर -6, इसको थोड़ा सा और इधर लाते हैं, 10 का पावर -10। अब समझिए, तो सुचालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होता है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है लेकिन कम सम होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? अर्धचालक। चालक तो है लेकिन उतना ज्यादा चालक नहीं, तब उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ठीक है। और यहां पर एक बात और समझना है, और जब किसी ठोस की चालकता 10 का पावर -20 से 10 का पावर -10 पर ओम पर मीटर के बीच हो, इस रेंज में हो, तब उसको क्या बोलेंगे? कुचालक। उससे धारा नहीं प्रवाहित होगा। जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया है ना, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, उससे धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कुचालक। इसको क्या बोलेंगे? तो ये भी पूछता है, कुचालक। कुचालक उसको बोलेंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। अच्छा, जो सबसे अच्छा चालक होगा, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा, उसकी चालकता किस रेंज में रहेगा? 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर के रेंज में रहेगा। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सब क्वेश्चन हम एक एक करके बता देते हैं आपको। अच्छा, सबसे अच्छा चालक होता है धातु। तत्वों में धातु अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। तो धातुओं की चालकता क्रम होती है 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर। ठोस पदार्थों की चालकता की कोटि होती है 10 का पावर -20 से 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर। धातुओं की चालकता की कोटि 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर। सुचालक, जितने भी पदार्थ सुचालक होंगे उसकी चालकता का जो क्रम होगा वो होगा कहाँ? कोटि जो होगा 10 का पावर 4 से 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर। और जो अर्धचालक होते हैं, जैसे सिलिकॉन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिलिकॉन। अर्धचालक निम्न में कौन है? तो ये दे देता है सिलिकॉनर। तो जो अर्धचालक होंगे उसकी चालकता 10 का पावर -6 पर ओम पर मीटर से 10 का पावर 4 पर ओम पर मीटर के बीच रहता है। और इस बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कुचालक। उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया? अर्धचालक। अर्धचालक की चालकता कितना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10 का पावर -6 से 10 का पावर 4 पर ओम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या क्रमशः इतना दे दिया है, धनायन की त्रिज्या कितना दिया है? 45, और ऋणायन की त्रिज्या कितना दिया है? मतलब 45 pm, और ऋणायन की त्रिज्या दिया है कितना? 200 pm। अच्छा, जो धनायन जनरली क्या होता है कि जो धनायन होता है उसका आकार छोटा होता है। धनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से, तो छोटा होता है। और जो ऋणायन होता है उसका आकार जनरली बड़ा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ऋणायन होता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है, पहले यहाँ पर आप कंसेप्ट समझिए कि हम ये निकालेंगे कैसे। ठीक, तो देखिए फटाफट, तो आगे आएगा, हम यहीं पर लिख देते हैं सारा। देखिए, जो पहले आपको ये समझना होगा कुछ वैल्यू। अच्छा, पहले यहाँ पर एक चीज और समझिए, यहाँ पर हमको जब भी समन्वयन संख्या या रिक्तिका, ये जो चीज है वो समन्वयन संख्या या रिक्तिका संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि हमको त्रिज्या अनुपात निकालना होता है। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं धनायन की त्रिज्या कितना? 45 बटे ऋणायन की त्रिज्या कितना है? 200 पिकोमीटर। ठीक है, इसको हम 2 से काट लेते हैं पहले। तो इसको 2 से काटेंगे तो 100 होगा। अच्छा, इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 2 से काटने का मतलब आधा, तो 45 का आधा कितना होगा? 22.5। हाँ, 22.5। अब इसको हमको 100 से भाग करना, तो इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 अंक के इधर दशमलव आ जाएगा, 100 से भाग देना, तो ये हो जाएगा कितना? 0.225। अब समझिए यहाँ पर एक बात और, अब जब हमको त्रिज्या अनुपात निकल गया, तब हम रिक्तिका का प्रकार भी बता सकते हैं और उस रिक्तिका का उपसंयोजन संख्या भी बता सकते हैं। अब इसको समझिए, जब कभी रेडियस रेशियो, देखिए जब कभी रेडियस रेशियो रहेगा 0.155 या इससे बड़ा, कौन? रेडियस रेशियो।
लेकिन 0.2 से 25 से छोटा। रिक्तिका कैसा होगा? रिक्तिका का बात कर रहे हैं, एकदम दो बात पूछता है रेडियस रेशियो से बस। एक रिक्तिका कैसा होगा? तो रिक्तिका कैसा होगा? त्रिकोणीय। कैसा होगा रिक्तिका? त्रिकोणीय। और जब त्रिकोणीय होगा तो त्रिकोणीय का मतलब समझिए, ये तीन परमाणु है आपस में घिरा हुआ। अच्छा, ये रिक्तिका थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छा से, कि ये जो रिक्तिका होगा ये मान लीजिए ऐसा हुआ, तो जब क्या होता है कि परमाणु आपस में जुड़ता है तो बीच में कुछ खाली जगह बच जाते हैं, इसी को रिक्तिका या वॉइड बोलते हैं। तो इसका भी कुछ आकार होगा, रिक्तिका जो बना है वो उसका भी कुछ आकार होगा, शेप होगा। तो उसी रिक्तिका का जो आकार होगा वो कैसा होगा? त्रिकोणीय। अच्छा, त्रिकोणीय रिक्तिका में पूछता है उपसतह संयोजन संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 1 2 3 गोला से घिरा है तो 3 हो जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं, इसको लिखते जाइए फटाफट एकदम लिखिए। और जब रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात हमको हो जाए कितना? 0.225 या इससे बड़ा, लेकिन ये जो रेडियस रेशियो इतना या इससे बड़ा हो लेकिन 0.414 से छोटा, तब कैसा होगा? तब कैसा होगा? तब हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तिका। तब रिक्तिका कैसी होगी? चतुष्फलकीय। क्लियर? और ये जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो चतुष्फलकीय रिक्तिका का मतलब क्या हो गया? ऐसे मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए कि वैसे तो ऐसे होता है कि यहाँ पर 3 परमाणु आपस में है और एक इसके ऊपर रख दिए। ठीक है, तो ये जो अंदर में रिक्तिका बना ये चतुष्फलकीय रिक्तिका हुआ। ठीक है, आगे हम इमेज में भी दिखा देते हैं, इस चीज को आगे इमेज में दिखाया जाएगा। अब चतुष्फलकीय रिक्तिका कितना गोला से घिरा हुआ है? 4। तो कभी पूछे कितना गोला से घिरा होता है या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो क्या बोलेंगे? 4। ऐसे ही एक होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि जब रेडियस रेशियो कितना हो? 0.414 या इससे बड़ा, लेकिन 0.732 से छोटा, तब कैसा होगा? अष्टफलकीय रिक्तिका। कैसा होगा? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्तिका होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी उसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर उपसतह संयोजन संख्या कितना होगा? तो इसमें कैसे होता है? इसमें कुछ ऐसे होता है कि 4 गोला आपस में रखा हुआ है ऐसे, और एक इसके ऊपर है, ऊपर एक जस्ट पीछे से रहेगा, एक जस्ट पीछे से रहेगा। तो इसमें टोटल 6 गोला से घिरा होता है। अष्टफलकीय रिक्तिका जो होता है वो 6 गोलों से घिरा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अष्टफलकीय रिक्तिका में उपसतह संयोजन संख्या कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था। अब ये जो है वैल्यू किसके कितना के बराबर है? इतना के। अगर इतना के बराबर है तो रिक्तिका कैसा? रिक्तिका पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रिक्तिका पूछेगा तो क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तिका। और उपसतह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या उसी को बोलते हैं, पूछे तो कितना बोलेंगे? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4। लिखना है तो आप लिख लें, यहां पर थोड़ा मिट गया है उसको भी आप लिख लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं? तो धातु के देखिए कौन सा ऑक्साइड, जैसे धातु विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है वैसा ही विद्युतीय गुण किस ऑक्साइड में होता है? तो क्रोमियम का जो ऑक्साइड, ये वाला जो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है CrO2, इसमें होता है धातु की तरह विद्युतीय गुण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी। और नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं होता। मतलब जालक स्थल किसके द्वारा अध्यासित नहीं होता? देखिए जैसे कोई भी क्रिस्टल है मेरे सामने,
अच्छा ऐसे इसको हटाएं। चलिए देखिए, कोई क्रिस्टल है उसमें ये कण है आपस में जुड़ा हुआ, तो ये जो कण होता है, ये जो कण होता है, ये कण क्या क्या हो सकता है किसी क्रिस्टल के, ये जो कण होते हैं। अच्छा, इसी को जहां पर ये कण बैठा हुआ इसको जालक स्थल बोलेंगे। और इसके अलावा जो अगल बगल के हैं, उसके अलावा जो अगल बगल में है उसको क्या बोलेंगे? अंतराकाशीय स्थल। उसको क्या बोलेंगे? अंतराकाशीय स्थल। ये कण के जो अगल बगल जगह है उसको अंतराकाशीय स्थल बोलेंगे, और कण का जो स्थान है इसको बोलेंगे जालक स्थल। अब ये कण क्या क्या होता है, क्या क्या चीज को प्रदर्शित करता है ये कण? तो ये जो कण होता है, ये जो कण होता है वो अणु, परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं। किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो किसके द्वारा अध्यासित नहीं होता है? तो किसके द्वारा नहीं होता है? इसके द्वारा होता है। तो ये जो है, तो किसके द्वारा होता है? तो अणु, परमाणु और आयन के द्वारा। देखिए, अणु, परमाणु और आयन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फंस रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड, वॉइड मतलब रिक्तिका बनाता है? किसमें होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका? तो ये जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है और अष्टफलकीय रिक्तिका है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो किसमें होता है? एफसीसी, सीसीपी, सीसीपी या फिर एचसीपी, एचसीपी में होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो बीसीसी में नहीं होता है, एफसीसी में तो होता है, और सिंपल क्यूबिक में नहीं होता है, इसमें तो होता है, तो इसके वजह से ये कैंसिल हो गया। और सी में एचसीपी और सीसीपी, तो ये सही है। और इसमें क्या होगा कि एचसीपी में तो होता है, बीसीसी में नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो आपको दिखाया गया था ये रिक्तिका, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका, वो कैसे होता है? जब चार परमाणु, ये दो ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका। जब किसी क्रिस्टल में चार परमाणुओं के बीच जो रिक्तिका बनता है वो होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। जैसे ये जो रिक्तिका बना है यहाँ पर, ये क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की उपसह संयोजन संख्या कभी पूछेगा, उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चार। चार परमाणु, कभी घिरा करके बोल देगा, कितने परमाणु से घिरा है। अष्टफलकीय रिक्तिका कितने परमाणुओं से घिरा है? तो अष्टफलकीय रिक्तिका, मान लीजिए तीन गोला को हम ऐसे रखें, तीन गोला को ऐसे सटा कर पकड़े और तीन गोला को और ऐसे सटा कर पकड़े, और उसको हम थोड़ा ऐसे करके यहाँ पर रख दिए, तो अंदर में जो खाली जगह का जो आकार बनेगा वो कहलाएगा, वो कैसा आकार बनेगा? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्तिका इसलिए कहलाता है कि अष्टफलक, ये जो अंदर में आकार बनेगा यहाँ पर, वो आकार कैसा रहेगा? ऊपर से त्रिभुजाकार, उसके बाद ऐसे तीन, और फिर नीचे से तीन, तो तीन तीन, छह और एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 2 8 फलक हुआ। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्तिका। और ये चतुष्फलकीय रिक्तिका क्यों कहलाएगा? यहाँ पर जो आकार बनेगा खाली जगह में, वो चतुष्फलकीय रिक्तिका कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक फलक ये, और एक इसके पीछे पेंडी जो होगा वो। इसमें टोटल चार फलक होंगे चतुष्फलकीय। इसमें 8 फलक है, तो ये अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में अष्टफलकीय रिक्तिका की उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किस दोष में धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते? आइए सारा दोष देख लेते हैं एक बार में। तो क्या होता है कि जब कोई अआयनिक क्रिस्टल है, अनआयनिक क्रिस्टल है, तो उसमें ये परमाणु था, पहले ये क्रिस्टल था, यहाँ परमाणु था, पहले यहाँ था परमाणु, फिर क्या हो गया? किसी कारण से, यानी गर्म और करने के वजह से क्रिस्टल के कुछ परमाणु यहाँ से गायब हो गए, यानी रिक्त हो गए, तब इसको कहेंगे रिक्तिका दोष। और जब किसी दूसरे क्रिस्टल के कण
जब किसी दूसरे क्रिस्टल, यहां पर मान के चलिए ये दूसरे का आ गया है, ये नहीं तो अच्छा, ये जो है इसको कहेंगे जालक स्थल, और जो बीच बीच का जो जगह है इसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थल। तो किसी दूसरे क्रिस्टल का जब कण इसमें आ जाए तब इसको क्या कहेंगे, अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय स्थल में जब क्रिस्टल के कण आ जाते हैं तो अंतराकाशीय कहते हैं। अच्छा, घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट, घनत्व का बात अब हम करने जा रहे हैं। घनत्व, तो रिक्तिका दोष में घनत्व क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान कम हो गया होगा तो घनत्व क्या होगा, कम जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा घनत्व, ये अंतराकाशी दोष है, अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाएगा। और ये क्या होगा, इसमें क्रिस्टल के जो है वो इसमें गायब हुआ है, और इसमें गायब हुआ है कि नहीं, किसका चित्र, अच्छा ये जो है फ्रेंकल दोष है, ये फ्रेंकल दोष है, और ये है शॉटकी दोष, ठीक है, शॉटकी दोष। तो जब यही वाला रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष आयनिक यौगिकों में होता है, आयनिक यौगिक जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसमें होता है, तो इसको क्रम से क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष को तब बोलते हैं शॉटकी दोष। अंतराकाशी जैसा दोष होने लग जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष। ये जो है यहां पर आप देखिएगा, अब ये फ्रेंकल दोष क्या होता है, तो फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसमें धनायन का आकार छोटा होता है उसकी तुलना में। तो इसमें धनायन क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई धनायन था और ये जो खाली जगह दिख रहा है यहां पर आके कहीं पर फंस गया अंतराकाशीय स्थल में। तो जब धनायन आयनिक क्रिस्टल में डिफिनेशन, जब आयनिक क्रिस्टल में धनायन अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं तब उसको फ्रेंकल दोष कहते हैं। और जब धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, जालक स्थल से धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं उसको शॉटकी दोष। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस ये पैटर्न होता है दोनों में, तो यहाँ पर प्लस होता लेकिन नहीं है, यहाँ पर माइनस होता नहीं है, तो ये प्लस माइनस गायब हो गया। मान के चलिए प्लस का मतलब Na प्लस और Cl का मतलब Cl माइनस, तो ये दोनों क्या किया, ये NaCl बन के निकल लिया, NaCl बन के क्या हो गया, इसमें ये प्लस होता और ये माइनस होता, तो इसका मतलब मान लीजिए Na प्लस और इसका मतलब मान लिए क्या Cl माइनस, तो ये दोनों क्या हुआ, निकल गया, यहाँ पर NaCl बनकर निकल गया। तो इस तरह के दोष को क्या बोलेंगे, शॉटकी दोष। ऐसे हम याद रखेंगे। इसमें कण क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो शॉटकी दोष। घनत्व क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो गया, घनत्व इसमें घट जाएगा। और इसमें क्या हो गया, घनत्व इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसके द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस यहां से कण घिसका है, यहां से कण क्या हुआ, खिसका है, लेकिन अभी भी ये कण इस क्रिस्टल में ही है, इसके द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसलिए अपरिवर्तित घनत्व। बात हम करने जा रहे हैं किसका, घनत्व का। इसमें क्या होगा, घनत्व घट जाएगा। अंतराकाशी दोष में घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ये फ्रेंकल दोष में घनत्व क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। शॉटकी दोष में घनत्व क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। बस, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात, दूसरी बात, किस दोष में धनायन अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, फ्रेंकल दोष में। और इसमें क्या होते हैं, शॉटकी में धनायन और ऋणायन अंतराकाशीय स्थल से गायब हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल, कौन निम्न में कौन फ्रेंकल दोष के उदाहरण है, तो फ्रेंकल दोष के उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो KCl, NaCl, ये फ्रेंकल दोष के, इसमें तो धनायन का आकार छोटा होता है, तो इसमें जो हो जाएगा, आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो इसमें धनायन का आकार बड़ा होता है। आवर्त सारणी में इस तरफ जो तत्व होता है उसका आकार बड़ा होता है, जैसे हम इधर आते हैं तो उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो इसमें धनायन छोटा आकार का होता है। इसको याद कैसे रखना है, एकदम जेड जनरली इसका डी ब्लॉक के तत्व होंगे, तो ये जो होता है फ्रेंकल, यानी एकदम फ्रेंक होता है। ये Ag एकदम फ्रेंक होता है, AgCl के साथ भी फ्रेंक होता है, AgBr के साथ भी फ्रेंक होता है, AgI के साथ भी फ्रेंक होता है। और इसमें धनायन का आकार बड़ा होता है, तो पहले वर्ग का जो तत्व होता है उसको हम ले लेंगे, याद रखना, सोडियम, पोटेशियम
और Sc सीजियम, बस सबके साथ Cl लगा देना है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, है ना। और इसमें एक तो और अपवाद इसको हम कह सकते हैं, एक जो है वो अपवाद कह सकते हैं AgBr। ये AgBr बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AgBr एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिलिकॉन से n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए। कभी कभी बोलेगा अपमिश्रित मतलब डॉपिंग यानी मिलाना। सिलिकॉन, तो ये रहा, मान लीजिए ये है क्या, सिलिकॉन का क्रिस्टल। तो सिलिकॉन क्या होता है, वर्ग 14 का तत्व होता है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। ठीक, यहां पर 4 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे आगे ये जो है आगे अगले क्रिस्टल से अगले सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये अगले सिलिकॉन से जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। इसी दोनों इलेक्ट्रॉन को ना एक साथ करके दिखाया गया है। तो ये किसका क्रिस्टल है, ये किसका क्रिस्टल है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4। अब अगर हम कभी ऐसा करें, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अगर चलिए इसको पहले हम पूरे देख लेते हैं कौन कौन सा तत्व होता है। देखिए आपको क्या समझना है, यहां पर याद क्या रखना है कि वर्ग 13 हुआ, हम कुछ वर्ग के तत्व को लिख रहे हैं एकदम फटाफट, पूरा क्वेश्चन कवर इससे रिलेटेड। वर्ग 13, 14 और वर्ग 15। वर्ग 13 के कौन कौन से तत्व होते हैं, ट्रिक याद रखिए। इसमें क्या ट्रिक होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। आगे हमको इतना 3 ही तत्व का जरूरत पड़ेगा, इतने से काम हो जाएगा। दूसरा वर्ग 14, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये ट्रिक था। और वर्ग 15 में जो तत्व होता उसका ट्रिक, तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो हमको इतना ही का जरूरत पड़ेगा। अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको याद रखना, सब में 10 हटा देना है। तो वर्ग 13 का जो तत्व होगा इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। वर्ग 14 का जो तत्व होगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4। वर्ग 15 का जो तत्व होगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 5। अब होगा क्या, अब अगर मेरे पास सिलिकॉन है या कार्बन है या गैलियम हुआ, ये जर्मेनियम हुआ, तो ये मेरे पास सिलिकॉन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। 13 का जो है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, और जो वर्ग 15 का है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, इसका भी 5। अब क्या होगा कि अगर हम इसमें से इसमें हम क्या किए, एक सिलिकॉन परमाणु को हटा लिए, तो जब सिलिकॉन परमाणु हटा तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन लेके हटा, और उसके जगह हम बैठा दिए किसको, बोरॉन को, बोरॉन परमाणु को बैठा दिया। जब बोरॉन परमाणु आया तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को लेके आया, 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर, 4 इलेक्ट्रॉन हटा और 3 इलेक्ट्रॉन को लेके आया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, तो यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक बोरॉन का है, ये एक बोरॉन का है, ये एक बोरॉन का है। और यहां पर जो एक बोरॉन का होता, मतलब बोरॉन का सिलिकॉन, जब पहले सिलिकॉन था यहां पर, तो इस सिलिकॉन का मान लेते हैं, या 1 और 2 3, ये 4 था। और उसके बाद यहां पर जब हम बोरॉन को लाए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के बोरॉन, ये सिलिकॉन हटा, जब बोरॉन का डोपिंग किया, अपमिश्रण किया बोरॉन का, तो यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लाया और 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। अब क्या होगा, अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इसको, यहां पर इलेक्ट्रॉन के स्थान को फिल करने का, भरने का कोशिश करेगा।
और इस कारण से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा, गति शुरू हो जाएगा। तो ये जो होता है, ये जो होता है, सॉरी, इसमें क्या हो गया, ये छिद्र रह गया, इसमें क्या हो गया, छिद्र रह गया। तो अब इस छिद्र को इलेक्ट्रॉन भरने का कोशिश करेगा, इसलिए इस छिद्र के कारण इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, जो छिद्र होता है उसको धनात्मक माना जाता है। वो क्लास में डिटेल से बताया गया है ऐसा क्यों होता है। तो ये जो बन गया, ये पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक बना। और जब हम इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब हम वर्ग 15 के किसी तत्व को मिला देंगे, तो जब सिलिकॉन हटा, यहां पर जब सिलिकॉन हटा तो क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन लेके हटा। और जब हम किसी भी वर्ग 15 के किसी भी तत्व को लाएं, 4 इलेक्ट्रॉन लेके हटा सिलिकॉन, और ये आया 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, जितना था उतना अरेंज हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इस क्रिस्टल के अंदर ये इधर उधर घूमेगा, गति करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, मूवमेंट के कारण इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो ये भी क्या हो गया, एक चालक बन गया, ये भी क्या हो गया, एक चालक हो गया। लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा यहां पर हो गया, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज। तो इसलिए इस चालक को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव टाइप का अर्धचालक। एन प्रकार के, एन मतलब निगेटिव टाइप अर्धचालक, ये पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक। अब टोटल क्वेश्चन ऐसे कवर करना है कि जब, अब कैसे कैसे पूछता है, यहां पर चतुर्संयोजी परमाणु में त्रिसंयोजी परमाणु को मिला देंगे, अपमिश्रित कर देंगे, तो क्या बनेगा, पी टाइप का अर्धचालक। जब चतुर्संयोजी परमाणु में पंचसंयोजी परमाणु को अपमिश्रित कर देंगे, तो कैसा चालक बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक। या इस वर्ग का किसी भी तत्व का नाम ले ले और इस वर्ग का किसी भी तत्व का नाम ले ले, मिलाने पर कौन सा बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक। और वर्ग 14 के किसी भी तत्व में, वर्ग 15 जैसे बोलेगा कि सिलिकॉन में आर्सेनिक की मतलब डोपिंग करने से, अपमिश्रण करने से कौन सा बनेगा, एन प्रकार का। ठीक है, सिलिकॉन में ना ये फास्फोरस की डोपिंग करेंगे तो कौन सा बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। दूसरा ऐसे ही बोलता है कि वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों को अपमिश्रित करेंगे तो कौन सा बनेगा, एन प्रकार का। वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों को अपमिश्रित करेंगे कौन सा अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। क्लियर है, इसको लिखना तो लिख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एन टाइप पी टाइप का जो चालक उलक होता है वो सब इसी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बोलता है, अच्छा, एन प्रकार का निगेटिव टाइप का, तो कितना होना चाहिए उसका, 5। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कुल कितनी होती है। तो फलक केंद्रित, ये पहला और दूसरा वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया गया है, पूरा डिटेल से फॉर्मूला बताया गया था। तो इसमें होता है परमाणुओं की संख्या कितना, 4। प्रत्येक इकाई सेल में कितने परमाणु होती है, एफसीसी के 4। और चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कितना होता है, 2n। हम सीधे याद ही रख सकते हैं, यहाँ पर कितना, n का मान कितना, 4 बैठा दिए, परमाणु की संख्या कितना हो गया, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। सीधे याद रखना है एफसीसी या सीसीपी में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 8, अष्टफलकीय रिक्तिका जब बोलेगा तब बोलेंगे 4, बस सीधे याद रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया, 18 देखते हैं। देखिए, अपमिश्रण से किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अपमिश्रण करते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है या पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक, तो उसमें कौन सा दोष आया था, जब एन प्रकार का अर्धचालक बना था तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, एक बढ़ गया था, वही इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था जिसके कारण से चालक का गुना गया था। और जब पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, अपमिश्रण से पी प्रकार का अर्धचालक बना तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। दोष किसमें कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनीय दोष। नेक्स्ट, अब बाद बाकी सब चीज तो वैसा ही रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन में दोष आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि का क्या मतलब हुआ, ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहेंगे। जैसे वर्ग 14 में वर्ग 15 वालों को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहलाएगा, वर्ग 15 वाला तत्व। जब वर्ग 14 में उससे कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को मिलाएंगे, जैसे वर्ग 13
उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। तो यहां पर क्या बोलता है, सिलिकॉन में Si में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि यानी सिलिकॉन 4, इसमें हम 5 संयोजकता वाला मिलाएंगे, वर्ग 15 का तत्व मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, निगेटिव n प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दोष परभ्रंश दोष भी कहलाता है। अच्छा, कौन सा दोष परभ्रंश दोष भी कहलाता है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ कि कौन सा दोष परभ्रंश दोष कहलाता है। पहले मेरे पास क्या है, एक क्रिस्टल है, इसमें धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे आगे भी होगा, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस अल्टरनेट आगे भी रहेगा, ठीक। तो जब इसमें ये जो धनायन है, सपोज ये धनायन है, ये यहां से हटके चला आए कहां पर, जब धनायन अंतराकाशीय स्थल में चला आए, जालक स्थल को छोड़ के अंतराकाशीय स्थल में चला आए, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे फ्रेंकल दोष, ठीक। शॉर्ट की दोष मतलब क्या होगा, धनायन और ऋणायन शॉर्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तब अब यहां पर एक तरह से हमको भ्रम भी हो रहा है कि दोष हुआ या नहीं हुआ, है ना, ये दोष हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ इसी में घिसक गया है परमाणु, तो इसलिए इसको हम परभ्रंश दोष भी कहते हैं। या एक और बात याद रखना, दो बात, दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन इस पर दिया हुआ, ये परभ्रंश दोष भी कहलाता है, या फिर यहां से परमाणु हट गया परभ्रंश दोष भी कहलाता है, या यहां से विस्थापित हो गया धनायन तो इसको विस्थापन दोष। तो फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष या परभ्रंश दोष कहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंकल दोष। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अष्टफलकीय रिक्तिका कितने गोलों से घिरा होता है, अभी दिखाए थे। तो अष्टफलकीय रिक्तिका कितना गोला से घिरा होता है, तो उसमें 3 परमाणु ऐसे ऊपर से और 3 परमाणु ऐसे ऊपर से और 3 परमाणु नीचे से, तो टोटल कितना परमाणु होता है अष्टफलकीय रिक्तिका में, 6 परमाणु। तो इसका हो जाएगा उप संयोजन संख्या बोले, या बोले कितना गोला से घिरा है, तो कितना हो जाएगा 6। एवोगाड्रो संख्या, पहले क्वेश्चन में ही शायद, पहले नहीं, एक घनत्व वाला जो क्वेश्चन था शुरू में उसमें बताया जा चुका है, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23। अच्छा, इसमें ना कभी कभी 6.023 भी दे देता है, 6.023 into 10 to the power 23 ये भी होता है, कभी कभी ऐसा देता भी है, ये भी सही है, दोनों ठीक है। दशमलव के 2 अंक के बाद ही तो थोड़ा सा फर्क है, तो ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है, किसके कारण शॉर्ट हो जाता है, घनत्व में क्या होता है, कमी होता है, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट की दोष। इसमें क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखना, सबको बता रहे हैं, ये क्या होता है, अपरिवर्तित घनत्व, अपरिवर्तित अंतराकाशी, भाई अंतराली बोल दिया होगा उसी को। इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, इसमें घनत्व घट जाता है, और ये तो अलग बात से रिलेटेड है घनत्व, हालांकि इसमें भी क्या होगा, तो कम हो जाएगा क्योंकि वो निकल जाता है ऋणायन, और वहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो उसी सेंटर को, केंद्र को बोलते हैं एफ केंद्र। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 24, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फेरो चुंबकीय किसको कहते हैं, फेरो चुंबकीय बोलते हैं किसको, हिंदी में बोलते हैं लौ चुंबकीय, लौ चुंबकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं, फेरो चुंबकीय, ठीक। तो फेरो चुंबकीय कौन होता है, लौह चुंबकीय। तो यहां से याद रखना, एक तो लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी GD,
गैडो गैडोलिनियम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है CrO2, यही होता है क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप इसको लिख लें, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष होता है। तो फ्रैंकल दोष किसमें होता है बताइए। यहां पर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr में ही फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला, कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड में ही फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूत्र क्या होता है, AgBr। और याद रखना, तो AgBr एक अवक्षेप पदार्थ होता है, सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट अब ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही देखेंगे, वो पार्ट नंबर 4 रहेगा। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा, और इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।